मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी तू ही मेरा प्यार है कहानी के दूसरे पार्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। जबकि मेरे कई सारे व्यूअर ने मुझे बताया कि ये कहानी मेरे चैनल पर ऑलरेडी पड़ी हुई है। दरअसल मैंने राइटर की परमिशन से ये किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से कहानी ली है। उन्होंने थोड़ी अलग बनाकर डाली थी, लेकिन मैंने भी देखा कि काफ़ी सेम है। बस नाम थोड़े चेंज है और आगे थोड़े बहुत चेंज उन्होंने किए हैं। इसलिए उस कहानी को मैंने बंद करने का फ़ैसला किया है। और जो लोग इस कहानी को देखना चाहते हैं उनके लिए मैं इस कहानी के फुल पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। बस नाम उसमें चेंज होंगे, बाकी कहानी सेम यही है। और इस कहानी के कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से जाकर उस कहानी को एंजॉय कर सकते हैं। और जिसको इन दोनों जगहों से ना मिले तो मैं कल कम्युनिटी पोस्ट किया और जिसको इन दोनों जगहों से ना मिले तो मैंने कल कम्युनिटी पोस्ट किया था। अगर आप लोगों के पास नहीं पहुंचा है तो आप लोग वहां से भी जाकर देख सकते हैं। आज की कहानी एक प्यारी चुलबुली सी लड़की त्रिशा की है। आप लोगों ने 2 दिन इंतज़ार किया, इसलिए आज कहानी का एक और पार्ट शाम 5 बजे मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगी। लेकिन इसके लिए आप लोगों को भी कुछ एफर्ट करना पड़ेगा। अगर आप लोग कहानी का एक और पार्ट शाम 5 बजे देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स को ज़्यादा से ज़्यादा यस कमेंट करके भर दीजिए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कपूर विला बड़ा सा कमरा जिसकी दीवारों पर गुलाबी रंग किया हुआ है। दीवारों पर अलग अलग कार्टूनों की तस्वीरें लगी हुई है। कमरे में लगे गोल आलीशान मखमली बेड पर सो रही एक खूबसूरत सी 22-23 वर्ष की लड़की और उसके मुंह पर खिड़की से पड़ रही हल्की सी रोशनी, जिससे बचने के लिए वो अपना मुंह तकिए में छुपा लेती है। कुछ देर बाद उसके कानों में अपनी माँ जानकी जी की आवाज़ पड़ती है। जानकी जी बोली, त्रिशा उठ जा, अब तो देख सूरज सिर पर आ गया है। त्रिशा अलसाई सी आवाज़ में बोली, माँ तो सूरज को बोलो ना, बाद में आना, अभी मेरी बेटी को और सोना है। जानकी जी बोली, सूरज तेरी तरह आलसी नहीं है जो वो तेरी बात मान ले और देर से आए। चल अब तू भी आलस छोड़ और जल्दी से उठकर तैयार हो जा, वरना कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। और अगर तेरी दादी को पता चला कि तू अभी तक सो रही है तो पता है ना, फिर तुझे उनका प्रवचन सुनना पड़ेगा। त्रिशा आंखें मलकर उठकर बैठते हुए, दादी को कोई और काम धाम तो है नहीं, जब देखो तब इस नन्ही सी जान के पीछे पड़ी रहती हैं। फिर दीवार पर लगी कार्टूनों की तस्वीर को देखते हुए, क्यों, सही कहा ना मैंने मेरे दोस्तों। जानकी जी बोली, वो दादी है तेरी और उनके बारे में ऐसा नहीं बोलते। एक तो तेरे ये कार्टून, पता नहीं कब बड़ी होगी तू। कहाँ बाकी लड़कियों के कमरों में इतनी सुंदर सुंदर तस्वीरें लगी होती है और एक तू है जिसने अपने कमरों की दीवारों को इन कार्टूनों से भर रखा है। त्रिशा बोली, माँ ये सब तो मेरे दोस्त हैं, और रही दादी की बात तो मैंने गलत क्या कहा। मुझे तो ये सोचकर ही हैरानी होती है कि भगवान जी ने इतना खतरनाक पीस बना कैसे दिया। उन्हें हम बच्चों पर तरस नहीं आया। जानकी जी उसका कान मरोड़ते हुए, उठते ही तेरी ये नौटंकी फिर से शुरू हो गई। चल अब अपनी ये नौटंकी बंद कर और जल्दी से तैयार हो जा। त्रिशा दर्द से कराहने का नाटक करते हुए, मम्मी मेरा कान छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। ठीक है, अब मैं आपकी पूजनीय सासू माँ के बारे में कुछ नहीं बोलूँगी। जानकी जी अपना माथा पीटते हुए वहाँ से चली जाती हैं। त्रिशा भी उठकर जल्दी से तैयार हो जाती है और नीचे आती है। जैसे ही वो नीचे आती है तो सुमति जी हाल में बैठी होती हैं। उसे देखते ही वो बोलती हैं, अरे राजकुमारी जी, आज आप इतनी जल्दी कैसे उठ गईं? अभी तो सूरज देवता को आए हुए भी 2-3 घंटे ही हुए हैं, अभी और आराम करना था ना। त्रिशा इतराते हुए, मैंने सोचा कि क्यों ना आज सूरज देवता को भी थोड़ा हैरान कर दिया जाए जैसे आपको किया है। सुमति देवी अपना माथा पीटते हुए, अरे वो मूर्खों की महारानी, मैंने तुझे यहाँ ताना मार रही हूँ और तू इतरा रही है। त्रिशा बोली, दादी पहले तो आप ना सही से तय कर लीजिए, उसके बाद ही मुझे बोलिएगा। सुमति देवी सालिया नज़रों से, अब ये भी बता दे कि मैं क्या तय कर लूँ। त्रिशा अपने बालों को उंगली में लपेटते हुए, यही कि एक तरफ तो आप मुझे राजकुमारी कह रही हैं और दूसरी तरफ मुझे जल्दी उठने के लिए भी कह रही हैं। अब भला आप ही बताइए, कौन सी राजकुमारी इतनी सुबह सुबह उठती है। सुमति देवी अपने हाथ में पगड़ी माला को फेरते हुए, शिव शिव शिव, पता नहीं ये कैंची की तरह जुबान इसके पास कहाँ से आई है। त्रिशा अपनी दादी की तरह ही अभिनय करते हुए, शिव शिव, इतना खड़ूसपन पता नहीं इनके पास कहाँ से आया है।
सुमति दी रोहित जी से, देख ले अपनी लाडली को, कैसे कैंची की तरह जुबान चलती है इसकी। त्रिशा खुशी से झूमते हुए, मैं जीत गई। दादी के पास अब मेरी बातों का जवाब नहीं था तो उन्होंने पापा का सहारा लेते हुए अपने सारे हथियार डाल दिए। सुमति देवी उसे आंखें दिखाते हुए बोली, कुछ नहीं हो सकता इस लड़की का, पता नहीं मैं क्यों इसके साथ अपना माथा पीटने लग जाती हूँ। सुबह सुबह इससे उलझने से अच्छा है कि जाकर भगवान का नाम जप कर लूँ ताकि स्वर्ग तो नसीब हो। त्रिशा उन्हें छोड़ते हुए, भगवान जी तो आपको बनाकर ही पछता रहे होंगे कि ये मैंने क्या कर दिया। अब आपको स्वर्ग में अपने पास बुलाकर उन्होंने खुद के लिए मुसीबत थोड़ी ना खड़ी करनी है। रोहित जी त्रिशा को घूरते हुए, बस करो त्रिशा, दादी हैं वो तुम्हारी। सुमति देवी इस नौटंकी का और हिस्सा नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वो वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली जाती हैं। उनके जाने के बाद रमन त्रिशा से कहता है, यार तू क्यों दादी को तंग करती रहती है। त्रिशा अपने कंधे उचकाकर बोली, मैंने उन्हें कब तंग किया, वो खुद ही तंग होने के लिए मेरे पास आ जाती हैं, तो मैं क्या करूं। उन्होंने तो मुझे अपना खाना हजम करने वाला चूरन बना लिया है, जब तक तीनों समय मुझसे उलझ ना ले उनका खाना हजम नहीं होता, इसलिए तो मैं उनकी मदद कर देती हूँ। रोहित जी बोले, बहुत मदद कर दी तूने उनकी, चल अब जाकर खाना खा लो और कॉलेज जाओ। त्रिशा उनके पास जाकर उनके गले में अपनी बाहें डालते हुए, क्या पापा आप भी उनके कारण सुबह सुबह नीम बन रहे हो। आपको तो पता ही है कि ये सब तो हमारा रोज का ही है, इसलिए आप इस बारे में सोचकर खुद को कड़वा मत कीजिए। आप मीठे मीठे गुलाब जामुन की तरह ही अच्छे लगते हैं। रोहित जी उसके सर पर चपत लगाते हुए, पता नहीं तेरी ये नौटंकी कब बंद होगी। त्रिशा मुस्कुराते हुए, कभी नहीं। रमन बोला, हाँ वैसे अगर इसकी ये नौटंकी बंद हो गई तो घर की रौनक ही चली जाएगी। आरती जी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ ये तो है, क्योंकि हमारे घर में इसके अलावा कौन इतनी चपर चपर करता है, इकलौती यही तो है। त्रिशा इतराते हुए बोली, देखा कितनी गुड़ी हूँ मैं, बस कभी मान ही नहीं किया। त्रिशा की ये बात सुनकर सभी उसके आगे हाथ जोड़कर धन्यवाद बोलते हैं और फिर वो चारों हंसने लगते हैं। इसके बाद सभी नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद रोहित जी और रमन अपनी जानी मानी कंपनी कपूर कॉरपोरेशन के लिए निकल जाते हैं और त्रिशा अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। कॉलेज जाते ही त्रिशा सबसे पहले जाकर अपने बॉयफ्रेंड अमित के पास जाती है और उसे गले लगाते हुए कहती है, बेबी कैसे हो तुम, पता है मैंने तुम्हें कितना याद किया, देखो तुम्हारी याद में मैं खिले हुए गुलाब की जगह सूखा हुआ गुलाब हो गए। अमित उसे खुद से अलग करते हुए, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे सालों बाद मुझसे मिल रही हो, जबकि सच तो ये है कि कल शाम 5 बजे तक हम कॉलेज में साथ में ही थे और अभी भी सुबह के 9 बजे हुए हैं। त्रिशा अपने हाथों से अभिनय करते हुए, तुम क्या जानो इस दिल का हाल अमित बाबू, किस कदर ये दिल तुम पर फिदा हुआ है। मेरा तो तुमसे कुछ पल दूर रहने पर ही हाल बुरा हुआ है। अमित बोला, क्या बात है, तुमने तो शेरो शायरी करना भी सीख लिया। त्रिशा बोली, ये जो इश्क है ना अमित बाबू, ये सब कुछ खुद ही सिखा देता है। अमित उसके आगे हाथ जोड़कर, ठीक है देवी जी, अभी के लिए इतना ही बहुत है, चलो अब चलकर अपनी क्लास के दर्शन भी कर लिया जाए, बाकी की सीख बाद में ले लेंगे। त्रिशा मासूम सी शक्ल बनाते हुए, आज क्लास में जाना ज़रूरी है क्या, क्यों ना आज क्लास में ना जाकर कैंटीन में बैठकर प्यार भरी बातें करें। अमित बोला, बिल्कुल भी नहीं, तुम तो रईस परिवार की बेटी हो, अगर तुम्हारे नंबर कम भी आए तो भी कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, पर मेरे तो मेरे पापा भरता बना देंगे। त्रिशा बोली, मुझे कौन सा छोड़ेंगे यार, मेरी वो हिटलर दादी है ना, हर समय मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। अमित बोला, अच्छा तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि वो हमारी शादी के लिए मानेंगी। त्रिशा कुछ सोचकर, बिल्कुल भी नहीं मानेंगी, क्योंकि उन्हें उनके रुतबे के बराबर का दामाद चाहिए। अमित बोला, तो फिर मैं ऐसे ही तुम्हारे पीछे घूमता रहता हूँ जब हमारी शादी होनी ही नहीं है तो। त्रिशा अपने कंधे उचकाकर बोली, मैंने कब कहा कि हमारी शादी नहीं होनी। अमित बोला, अभी तुमने ही तो कहा कि तुम्हारी दादी नहीं मानेंगी। त्रिशा बोली, हाँ तो क्या हुआ, मेरे पास दूसरा रास्ता है ना। अमित सवालिया नज़रों से, कौन सा दूसरा रास्ता। त्रिशा खुश होते हुए, हम घर से भाग जाएंगे, पता है मेरा कितना मन है भागकर शादी करने का। जरा सोच कर देखो, मैं शादी का लहंगा पहने तुम्हारे साथ भागी जा रही हूँ और पीछे से मेरी हिटलर दादी मुझे पकड़ने के लिए दौड़ रही हैं और थोड़ी दूर जाकर वो थक कर वहीं ज़मीन पर बैठकर हाँफने लगती हैं और हम दोनों कोर्ट में जाकर शादी कर लेते हैं और अपना एक छोटा सा घोंसला बनाकर रहते हैं, कितना मज़ा आएगा ना। अमित उसके आगे चुटकी बजाते हुए,
अगर तुम्हारा घोंसला पूरा बनकर तैयार हो गया हो तो अब हकीकत में भी वापस आ जाओ। त्रिशा अपने ख्यालों से बाहर आते हुए, यार तुम्हें कितनी बार बोला है कि मेरे शब्दों पर ध्यान ना देकर मेरी भावनाओं पर ध्यान दिया करो। बस मुझे कुछ नहीं पता, हम दोनों भागकर शादी करेंगे। मैं ना आज ही जाकर शादी का लहंगा खरीद लाऊंगी ताकि उसे पहनकर रोज भागने का अभ्यास करती रहूं। जब सच में भागना हुआ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? अब अगर दुल्हन ही भागते हुए गिर गई तो अच्छा नहीं लगेगा ना? अमित उसके आगे हाथ जोड़कर, देवी जी आपको जो करना है बाद में कर लेना, पहले चलकर पढ़ाई कर लो। त्रिशा मुंह बनाते हुए बोली, बहुत बोरिंग हो तुम। कहाँ मैं हमारे भविष्य को लेकर योजना बना रही थी और तुम्हें पढ़ने की पड़ी है। अमित झल्लाते हुए बोला, यार तुम कुछ देर चुप नहीं रह सकती क्या? जब देखो तब बकबक करती रहती हो। त्रिशा अपनी आंखें बड़ी करती हुई, हाँ तुम भी मेरी दादी की तरह बोलने लग गए हो। ठीक है, अब तो मैं बोलूँगी ही नहीं। ये लगा लिया मैंने अपने होठों को ताला। अपने होठों पर उंगली रखते हुए बोली। अमित बोला, बहुत बहुत धन्यवाद, अब बस अपनी बात पर पक्की रहना। त्रिशा बुरा सा मुंह बनाकर वहाँ से अपनी क्लास में चली जाती है। अमित भी उसके पीछे पीछे क्लास में चला जाता है। अभी क्लास शुरू होने में समय था तो दोनों चुपचाप बैठ जाते हैं। त्रिशा के लिए चुप रहना मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो बार बार उम्मीद भरी नज़रों से अमित की तरफ देख रही थी ताकि वो उसे बोलने के लिए कह दे। पर अमित को तो जैसे ये मौका बड़ी मुश्किल से मिला था, इसलिए वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। जब त्रिशा को यकीन हो गया कि अमित उसे बोलने के लिए नहीं कहेगा तो वो खुद ही बोल पड़ी। त्रिशा बोली, यार कितने खड़ूस हो गए हो तुम। ये नहीं कि बेचारी मेरी इकलौती प्यारी सी गर्लफ्रेंड कब से चुप बैठी है, उससे बात ही कर लो। अमित अपना मुंह फाड़कर उसे देखते हुए, कब से? अरे अभी 5 मिनट भी पूरे नहीं हुए तुम्हें चुप हुए और फिर से तुम्हारी बकबक शुरू हो गई। तुम्हें यह अच्छा नहीं लगता क्या कि मैं शांति से रह लूँ कुछ समय? त्रिशा बोली, घर जाने के बाद शांति से रहते तो हो। अमित बोला, हाँ बड़ी शांति से रहने देती हो ना तुम। घर जाते ही तुम्हारे फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम इतना बोलते हुए थकती नहीं हो क्या? त्रिशा बोली, थकती तो हूँ पर जब चुप रहती हूँ तब। बोलते समय तो कसरत होती रहती है ना, और कसरत तो शरीर के लिए कितनी फ़ायदेमंद है। अमित बोला, पर तुम्हारी ये कसरत दूसरों के लिए बहुत नुकसानदायक है। त्रिशा बोली, चलो कोई बात नहीं, दूसरों के लिए भी फायदेमंद हो जाएगी, पर अभी काम की बात सुनो। अमित हंसते हुए, अच्छा तुम्हें काम की बात भी करनी आती है? त्रिशा उसे घूरते हुए, और नहीं तो क्या। अमित बोला, ठीक है फिर सुनाओ। त्रिशा बोली, आज मैं पूरे 5 मिनट चुप रही हूँ तो इस बात पर पार्टी तो बनती है ना? अमित अपना माथा पीटते हुए, और ये थी तुम्हारे काम की बात? त्रिशा बोली, और नहीं तो क्या, कितने तो काम की बात है ये। अमित अपनी खाली जेबें दिखाते हुए, इन खाली जेबों के सहारे कौन सी पार्टी होगी? त्रिशा प्यार से, अरे बेबी मेरे होते हुए तुम्हारी जेब खाली कैसे हो सकती है, मैं हूँ ना। अमित अपने मन में, इसी कारण तो मैं तुम्हारी इस बकबक को झेलता हूँ, वरना कौन सारा दिन अपना दिमाग खराब करे। तुम जैसी दिमाग खाऊं लड़की के पीछे पता नहीं इसके परिवार वाले कैसे झेलते होंगे इसे। त्रिशा उसके आगे चुटकी बजाते हुए, कहाँ खो गए तुम? अमित सफाई से झूठ बोलते हुए, वो तो मैं सोच रहा था कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, मैं कितना खुशनसीब हूँ जो मुझे तुम मिली। त्रिशा इतराते हुए, वो तो है। अमित अपने मन में, कहते हैं ना कि ज़रूरत पड़ने पर गधे को भी अपना बाप बनाना पड़ता है, ठीक वैसे ही मुझे भी इस बातूनी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना पड़ा है। त्रिशा उसको हिलाते हुए, यार तुम फिर से खो गए। अमित बोला, नहीं वो मैं सोच रहा था कि अभी तो लेक्चर लगेंगे तो हम पार्टी बाद में कर लेंगे। त्रिशा मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है। दोनों की बातचीत पूरी होने के कुछ समय बाद ही उनके एक के बाद एक लेक्चर लगने लग जाते हैं और दोनों अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो जाते हैं। शाम को जब त्रिशा कॉलेज से घर वापस आती है तो उसकी दादी सुमति देवी हाल में ही बैठी होती हैं। त्रिशा को देखने के बाद वो उससे कहती हैं, आ गई तुम, क्या बात है आजकल तुम कॉलेज से इतनी देर से क्यों वापस आती हो? कहीं कोई झोल मोल तो नहीं कर रही ना? त्रिशा उन्हीं के अंदाज में, क्या बात है दादी, आप तो बड़ी होशियार हो गई हो। मुझे लगता है कि आप पर बादाम खाने का असर होने लग गया है, तभी तो आपने मेरी चोरी इतनी आसानी से पकड़ ली। सही कहा आपने, मैं बहुत बड़ा झोल मोल कर रही हूँ, पता है कौन सा? सुमति देवी गौर से उसकी तरफ देखते हुए, कौन सा? त्रिशा गंभीर होकर, आपको भगाने का। हंसने लगती है तेज तेज। सुमति देवी बड़बड़ाते हुए,
हे भगवान, ऐसी लड़की को मेरी पोती बनाकर आपने मुझसे कौन से जन्म का बदला लिया है। आपने अगर मुझे पोती देनी ही थी तो एक प्यारी सी पोती देते ना, जो मेरे घर के बाकी सदस्यों की तरह होती, सीधी सादी और शांत प्रिय। त्रिशा अपने कंधे उचका कर, मैं तो बिल्कुल सीधी सादी हूँ, देखिए ध्यान से मेरी तरफ, कहाँ से टेढ़ी लग रही हूँ मैं। सुमति देवी अपना माथा पीटते हुए, कुछ नहीं हो सकता तेरा। त्रिशा आराम से सोफे पर पसर कर बैठते हुए, कोई बात नहीं दादी, अब आप आराम से मुझसे उलझ लीजिए, खड़ी खड़ी थक गई थी मैं। सुमति देवी उसे घूरते हुए, मतलब मैं तुझसे उलझती हूँ। त्रिशा अपना पेट पकड़कर हंसते हुए, मतलब अभी भी आपको शक ही है। सुमति देवी गुस्से से बोली, त्रिशा त्रिशा उनकी बात को बीच में काटते हुए, दादी गुस्सा करके खुद को टमाटर की तरह लाल मत कीजिए। मैं समझ सकती हूँ कि दोपहर में मैं घर पर नहीं होती तो आपका खाना हजम नहीं होता। अब देखिए मैं आपके सामने बैठी हूँ तो आराम से अपना खाना हजम कर लीजिए। सुमति देवी मुँह बनाते हुए बोली, मुझे लगता है खाना तो तेरा हजम नहीं होता। त्रिशा अपने खाने का डिब्बा उनके आगे नचाते हुए, ठीक है फिर आपको मुझे ताने ही मारने हैं तो कर लीजिए अपनी दिली इच्छा पूरी, वरना मैं तो आपके लिए आपकी मनपसंद पारी पूरी लेकर आई थी। पर अब जब आपके ताने ही सुनने हैं तो ठीक है भाई, फिर मैं अपना ये छोटा सा मन मार कर इन्हें खुद ही खा लेती हूँ। सुमति देवी को पानी पूरी कुछ ज़्यादा ही पसंद थी, इसलिए पानी पूरी का नाम सुनते ही उनके मुंह में पानी आ गया और वो जल्दी से अपनी जगह से उठकर त्रिशा के पास आकर बैठते हुए प्यार से उसका सिर सहलाते हुए बोले, अरे पगली, मैं तो मजाक कर रही थी, अब तेरी दादी तुझसे थोड़ी सा हंसी मजाक भी नहीं कर सकती क्या। मैं तो भगवान से यही दुआ करती हूँ कि दुनिया की हर दादी को तेरी जैसी ही पोती मिले, मेरी अकेले के ही भाग क्यों फूटे। त्रिशा उन्हें घूरते हुए, दादी। सुमति देवी बोली, ओह सच, गलती से बोल गई, मेरा मतलब था कि सिर्फ मेरी अकेले के भाग ही क्यों चमके। त्रिशा बोली, अब बिल्कुल सही है। सुमति देवी खुश होते हुए, सही है ना, तो फिर जल्दी से मुझे ये पानी पूरी दे दे मेरी लाडो। त्रिशा टिफिन उन्हें पकड़ाते हुए, ये लीजिए मेरी प्यारी दादी, आप आराम से बैठकर खाइए, मैं अपने कमरे में जाती हूँ। इतना कहकर त्रिशा वहाँ से उठकर अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। उसके वहाँ से उठते ही सुमति देवी जल्दी से उस डिब्बे को खोलती हैं। जैसे ही वो उस डिब्बे को खोल कर देखती हैं तो वो डिब्बा बिल्कुल खाली होता है। खाली डिब्बा देखने के बाद सुमति देवी त्रिशा से कहती हैं, त्रिशा ये डिब्बा तो खाली है, पानी पूरी कहाँ है। त्रिशा अपने पेट की तरफ इशारा करते हुए, मेरे पेट में, मैं आपको क्या बताऊं दादी, पानी पूरी इतनी अच्छी थी ना कि खाकर मज़ा ही आ गया। सुमति देवी उसे घूरते हुए, मतलब इतनी देर से तू मुझे ऐसे ही पानी पूरी के सपने दिखा रही थी। त्रिशा इतराते हुए, हाँ वो तो आपके मुंह से आज मुझे अपनी तारीफ सुनने का मन किया तो बस इसलिए ऐसा कह दिया। और देखिए मेरे इस प्लान ने तुरंत असर भी कर दिया, पानी पूरी का नाम सुनते ही आपने मेरे कितने गुणगान कर दिए। सुमति देवी गुस्से में, गलती हो गई मुझसे, जो तेरी तारीफ कर दी वो तो पानी पूरी का नाम सुनकर मेरी ज़बान फिसल गई थी, वरना तेरी तारीफ कभी भी नहीं, तेरी तारीफ तो मेरी जूती भी ना करे। त्रिशा अपने कंधे उचकाकर, अब भाई जूती का तो पता नहीं, पर आपने मेरी तारीफ ज़रूर कर दी है। सुमति देवी बोली, अच्छा चल, अब मैंने तेरी तारीफ की है ना तो तू भी मेरी बात मानकर मुझे जल्दी से पानी पूरी लाकर दे दे। त्रिशा बोली, कभी भी नहीं, ये नहीं कि देख लें, आपकी उम्र हो गई है, पर अभी तक आपका छटोरापन नहीं गया, याद नहीं पिछली बार जब आपने पानी पूरी खाई थी तो क्या हालत हुई थी आपकी। सुमति देवी हैरान होकर, तुझे कब से मेरी फिक्र होने लगी। त्रिशा बोली, जब से आप मेरी दादी बन गईं। इतना कहते ही त्रिशा अपने कमरे में चली गई। उसके जाते ही रसोई के दरवाजे पर खड़ी जानकी जी को बुलाते हुए सुमति जी ने कहा, अगर तुमने हमारी सारी बातें सुन ली है तो अब बाहर आ सकती हो। जानकी जी हड़बड़ाकर, वो माजी, मैं आपकी बातें नहीं सुन रही थी, वो तो मेरे कानों में त्रिशा की आवाज़ पड़ी तो बस मैं बाहर आ गई। सुमति देवी बोली, ठीक है, पर अपनी लाडली को समझा, उसे भी अपने जैसा बना ले ताकि वो भी फालतू में बहस करना छोड़ दे। और हाँ, तू जल्दी से मेरे लिए बाहर से पानी पूरी मंगवा कर दे। जानकी जी बोली, माँ जी आपको पानी पूरी तो नहीं मिलेगी, याद है ना पिछली बार जब आपने पानी पूरी खाई थी तो आपको तेज़ाब बन गया था और आपको कितनी दिक्कत हुई थी। सुमति देवी बोली, मैंने तुझे त्रिशा को अपने जैसा बनाने के लिए कहा है, ना कि तुझे उसके जैसा बनने के लिए, समझी। चल कोई बात नहीं, रहने दे, मुझे नहीं खानी पानी पूरी।
दोनों माँ बेटी ने मिलकर सारा स्वाद ही बिगाड़ दिया। फिर कुछ सोचकर बोली, जा जाकर अपनी लाडली को चाय काफ़ी दे दे, बेचारी को मुझसे उलझते हुए सारी ऊर्जा खत्म हो गई होगी। जानकी जी बोली, जी माँ जी। फिर अपने मन में, ये दादी पोती चाहे सारा दिन जितना मर्जी एक दूसरे के साथ उलझती रहे, पर दोनों एक दूसरे की चिंता भी कितना करती हैं। तभी तो पोती को इस बात की फिक्र थी कि कहीं पानी पूरी खाकर दादी की तबीयत फिर ना खराब हो जाए, इसलिए वो पानी पूरी लेकर नहीं आई। और दादी को अपनी पोती के थके होने की चिंता है, इसलिए मुझे कॉफ़ी लेकर जाने के लिए कह रही हैं। बस भगवान करे इन दोनों के प्यार को किसी की नज़र ना लगे, और इनकी प्यारी सी नोक झोंक के बिना ये घर भी तो सूना है। जानकी जी को वहीं खड़े देखकर सुमति जी उससे कहती हैं, अब यही मेरे सिर पर खड़ी रहेगी या कुछ काम धाम भी करोगी? सुमति जी की डांट सुनकर जानकी जी जल्दी से रसोई में चली जाती हैं और त्रिशा को कॉफ़ी बनाकर देकर आने के बाद रात के खाने की तैयारियों में लग जाती हैं। शाम को 7 बजे के करीब रोहित जी और रमन भी ऑफिस से वापस आ जाते हैं। दोनों अपने कपड़े बदलकर हाथ मुंह धोकर वापस हाल में आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही जानकी जी रमा, जो घर में काम करने वाली है, उसके साथ मिलकर डाइनिंग टेबल पर सबके लिए खाना लगा देती हैं और सबको खाना खाने के लिए बुला देती हैं। कुछ ही देर में सब खाना खाने के लिए टेबल पर आ जाते हैं। त्रिशा आते ही उधम मचाना शुरू कर देती है। त्रिशा बोली, मम्मी जल्दी से पहले मुझे खाना दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। रोहित जी बोले, हाँ हाँ जानकी, पहले हमारी लाडली बिटिया को ही खाना दो। सुमति देवी बोली, हाँ तुम्हारी लाडली तो जैसे बहुत काम करके आई है, जो बेचारी थक गई होगी। जानकी, पहले अपने पति और बेटे के खाना दे, दोनों पूरा दिन ऑफिस में काम करते रहते हैं, कितना थक जाते हैं। त्रिशा अपनी दादी को चिढ़ाने के लिए, मम्मी पहले मुझे दो। जानकी जी को घूरते हुए सुमति देवी बोली, बहू पहले रोहित और रमन को। त्रिशा बोली, मम्मी पहले मुझे। सुमति देवी, पहले रोहित और रमन को। दोनों इसी बात पर बच्चों के जैसे तू मैं करने लग जाती हैं। उन दोनों को ऐसे बच्चों की तरह झगड़ते देख जानकी जी, रोहित और रमन अपना माथा पीट लेते हैं और फिर रमन उन दोनों को चुप करवाते हुए कहता है, त्रिशा दादी चुप हो जाइए, आप दोनों के चक्कर में तो किसी को भी खाना नहीं मिलना। एक काम करते हैं कि सब अपने लिए खुद ही खाना प्लेट में परोस लेते हैं, ताकि कोई बहस ही ना हो। सब अपने लिए खुद ही खाना परोसते हुए खाने लग जाते हैं। तो सुमति जी त्रिशा से कहती हैं, सीख अपने भाई से कुछ, देख कितना समझदार है मेरा पोता। त्रिशा मुँह में बड़बड़ाते हुए, आप तो अभी तक सीख नहीं सकी और मुझे बोल रही हैं। सुमति देवी बोली, कुछ कहा तूने? त्रिशा बोली, नहीं तो मैं बस यही कह रही थी कि भाई सच में बहुत समझदार हो गए हैं, कुछ ज़्यादा ही बड़े हो गए हैं, तो क्यों ना अब इनकी समझदारी को और अधिक बढ़ाने के लिए इनकी शादी कर दी जाए। कहते हैं ना कि हर समझदार आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। रमन त्रिशा को आंखें दिखाते हुए, तुम अपनी और दादी की बहस में मुझे बलि का बकरा मत बनाओ, और फिलहाल मुझे औरत के हाथ के बिना ही कामयाब होना है, इसलिए मुझे अभी शादी नहीं करनी। सुमति देवी त्रिशा को चिढ़ाने के लिए, रमन बेटा तू शादी कर ही ले, ताकि तेरी शादी के अगले दिन ही हम इसकी भी विदाई कर दे, ताकि इससे पीछा छूटे। त्रिशा खाना खाते हुए ही, मैं तो भागकर शादी करूंगी। त्रिशा का इतना कहना था कि सारे परिवार के गले में ही खाना अटक गया और सब बिना पलके झपकाए उसे देखने लगे। जब त्रिशा ने सबको ऐसे देखा तो जल्दी से उसने बात को संभालते हुए कहा, क्या बात है दादी, आप तो मुझे तंग करने का सोच रही थी, पर ये आपको क्या हो गया? हाँ, जानकी जी उसे समझाते हुए, बेटा ऐसा मजाक कौन करता है, हालत देख सबकी। त्रिशा बोली, माँ शुरुआत तो दादी ने ही की थी ना, अब ये मेरी शादी करके मुझे यहाँ से भगाने के सपने देख रही हैं, तो मैंने खुद ही भागने की बात कर दी। सुमति देवी मुँह में ही बड़बड़ाते हुए, ये तो वक्त ही बताएगा कि तूने ये बात ऐसे ही बोली है या सच में। त्रिशा बोली, दादी थोड़ा जोर से बोलिए, मेरे खरगोश के कान नहीं हैं। सुमति देवी बोली, हाँ तो फिर कैची जैसी जुबान भी बंद कर ले और शांति से खाना खा और हमें भी खाने दे। रोहित जी बोले, हाँ बेटा अब सब चुपचाप खाना खाओ, बाकी बातें खाना खाने के बाद करेंगे। त्रिशा भी सबकी बात मान लेती है और चुपचाप खाना खाने लगती है। सबके खाना खाने के बाद कुछ देर के लिए सब हाल में ही लगे सोफे पर बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में रोहित जी त्रिशा से उसके कॉलेज के बारे में पूछते हैं। उनके इतना पूछते ही जैसे त्रिशा को कुछ याद आता है और वो उछलते हुए सोफे से बैठ जाती है और अपना माथा पीटते हुए कहती है, मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ पापा, मैं तो भूल ही गई।
रोहित जी उसे छेड़ते हुए। अब जब भूल ही गई तो भूल ही रहो। फिर बाकी सबको इशारा करते हुए, चलो भाई हम सब सोने चलते हैं। त्रिशा उनका हाथ पकड़कर, पापा अब मुझे याद आ गया है तो सुन लीजिए ना। रोहित जी उसके सिर पर चपत लगाते हुए, अरे पागल मैं तो मजाक कर रहा था, चल बता क्या बात है। त्रिशा बोली, पापा हमारे कॉलेज का टूर जा रहा है उदयपुर और मैं भी उसमें जाना चाहती हूँ। सुमति देवी बोली, कोई ज़रूरत नहीं है, जैसी तेरी हरकतें हैं मुझे तो डर है कि कोई तुझे पागल समझकर पागल खाने ही ना छोड़ आए। त्रिशा बुरा सा मुँह बनाकर, हाँ दादी बहुत ही घटिया मजाक था, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर रोहित जी की ओर देखते हुए, मान जाइए ना पापा, 3 दिन की ही तो बात है, ये मेरे कॉलेज का आखिरी साल है और इसलिए मैं इसे यादगार बनाना चाहती हूँ। त्रिशा की बात सुनकर रोहित जी अपनी माँ सुमति जी की तरफ देखते हैं। सुमति जी आंखों के इशारे से ही उन्हें अपनी सहमति दे देती हैं तो वो खुश हो जाते हैं और त्रिशा से कहते हैं, ठीक है तुम जा सकती हो पर एक शर्त पर। त्रिशा सवालिया नज़रों से, कौन सी शर्त पापा। रोहित जी बोले, वहाँ जाकर अपना पूरा ख्याल रखोगी और कोई भी उलझुल हरकत नहीं करोगी। त्रिशा अपने पापा को गले लगाकर, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है पापा, धन्यवाद मुझे टूर पर जाने की अनुमति देने के लिए। रोहित जी बोले, कब जाना है। त्रिशा बोली, इस शुक्रवार को। रोहित जी बोले, ठीक है। रमन उसे छेड़ते हुए, जा छुटकी जी ले अपनी ज़िंदगी। त्रिशा तिरछी नज़रों से अपनी दादी की ओर देखते हुए, सच में भाई वहाँ जो 3 दिन गुजारने हैं वो सुकून भरे ही होंगे। सुमति जी समझ जाती हैं कि ये त्रिशा ये सब उन्हें चिढ़ाने के लिए ही बोल रही है, जबकि सच तो ये है कि त्रिशा उनसे उलझे बिना ये 3 दिन बड़ी मुश्किल से ही गुजारेगी। इन दोनों दादी पोती का रिश्ता शुरू से था ही ऐसा कि चाहे एक दूसरे को जो मर्जी बोलती रहे पर दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती। इसलिए ही सुमति जी उसे टूर पर जाने के लिए मना कर रही थी, पर त्रिशा की खुशी के लिए उन्होंने उसे जाने की अनुमति दे ही दी और त्रिशा को इस बात की भनक तक नहीं लगने दी। उन सब की बातें ना खत्म होते देख जानकी जी ने सबसे कहा, अब सब अपने अपने कमरे में जाकर सो जाओ, रात को सब महफिल जमा कर बैठ जाते हो और सुबह गधे बेचकर घोड़े बेचकर सोते रहते हो। जानकी जी बोली, अब सब अपने अपने कमरे में जाकर सो जाओ, रात को सब महफिल जमा कर बैठ जाते हो और सुबह गधे घोड़े बेचकर सोते रहते हो। हर रोज़ मुझे सबको जगाना पड़ता है। जानकी जी की बात सुनकर सब समझ जाते हैं कि अगर अभी अपने अपने कमरे में ना गए तो जानकी जी सबकी क्लास लेनी शुरू कर देंगी। इसलिए सब जल्दी जल्दी अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। अपने कमरे में जाते ही त्रिशा सबसे पहले अमित को फ़ोन करती है ताकि वो उसे टूर पर जाने वाली खुशखबरी सुना सके। अमित उस समय अपने दोस्तों के साथ था तो उसने त्रिशा का फ़ोन उठाया नहीं, पर त्रिशा भी कहाँ मानने वाली थी, वो अमित को फ़ोन पर फ़ोन करती ही रही। जब उसके दोस्तों ने ये सब देखा तो उसका एक दोस्त राज उससे पूछने लगा, ये बार बार किसका फ़ोन आ रहा है और तू फ़ोन उठा क्यों नहीं रहा है। अमित बोला, कुछ नहीं यार, वो त्रिशा का फ़ोन आ रहा है। राज उसे छोड़ते हुए, ओह तो हमारी भाभी का फ़ोन आ रहा है, पर तू फ़ोन उठा क्यों नहीं रहा है। अमित बोला, यार पूछ मत, जब से ये मेरी ज़िंदगी में आई है तब से मेरी ज़िंदगी झंड हो गई है। विवेक बोला, क्यों भाई ऐसा भी क्या कर दिया उसने। अमित बोला, ये पूछो कि क्या नहीं किया। विवेक हंसते हुए, तो यही बता दे कि क्या नहीं किया। अमित उसे घूरते हुए, यहाँ मैं इतनी गंभीर बात कर रहा हूँ और तुझे मजाक की पड़ी है। विवेक बोला, अच्छा भाई माफ़ कर दे, अब कोई मजाक नहीं, बता कि क्या किया है उसने। अमित बोला, यार जिस दिन से वो मेरी ज़िंदगी में आई है कॉलेज में भी मेरे साथ ही चिपकी रहती है, उसकी वजह से मेरी सबसे बातचीत भी बंद हो गई है। घर जाने के बाद भी इतने से समय में 50 फ़ोन करती है और बोलती तो इतना है कि बस एक बार शुरू हो गई तो टेप रिकॉर्डर की तरह ही बजती रहती है। राज बोला, अगर तू उससे इतना ही परेशान है तो तू उसको छोड़ क्यों नहीं देता, क्यों उसके साथ है अभी तक। अमित बोला, अगर मुझे उसके जैसे ही कोई अमीर बाप की औलाद मिल जाए तो मैं तो उसे आज छोड़ दूं, अगर वो अमीर ना होती तो मैं उसे कब का छोड़ देता। मुझे कौन सा कोई शौक़ है ऐसी बकबक वाली लड़की को संभालने का, मुझे ही पता है कि मैं उसे कैसे झेलता हूँ। विवेक बोला, अब जब तूने ओखली में सिर दे ही दिया है तो फिर मूसल से क्यों डरता है। जब तक तुझे ऐसी कोई और लड़की नहीं मिल जाती तब तक संभाल उसे, और कोई चारा भी तो नहीं है। चल अब जल्दी से उसका फ़ोन उठा ले, कब से फ़ोन पर फ़ोन किए जा रही है। अमित भी विवेक की बात मानकर त्रिशा का फ़ोन उठा लेता है और उससे गुस्से में कहता है, क्या हुआ है तुम्हें, क्या दिक्कत है, क्यों बार बार फ़ोन पर फ़ोन किए जा रही हो।
जब मैं फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ तो समझ नहीं सकती कि मैं ज़रूर कहीं बाहर होऊंगा या किसी काम में होगा। तृषा बुरा सा मुँह बनाकर, मुझे भी कुछ ज़रूरी काम था इसलिए बार बार फ़ोन कर रही थी, पर जिस तरह से तुम मुझसे बात कर रहे हो उसके बाद तो मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। अब रहो जिस काम में या जिसके साथ भी हो, तुम्हें रहना है। मैं फ़ोन रख रही हूँ, बाय। अमित रोने का नाटक करते हुए, रुको बेबी, फ़ोन मत रखना, मेरी बात तो सुनो, गुस्सा मत करो। तुम्हें तो पता ही है कि जब तुम मुझसे बात नहीं करती तब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए गुस्सा छोड़ो और बताओ क्या ज़रूरी काम था। तृषा खुशी से उछलते हुए, पापा ने मुझे उदयपुर टूर पर जाने की अनुमति दे दी है। अब हम उदयपुर जाएंगे और खूब मस्ती करेंगे। अमित मन में गुस्सा और जुबान पर मिठास लाते हुए, यह तो बहुत अच्छी बात है बेबी, तुम जाओ और खूब मस्ती करना। तृषा बोली, तुम जाओ का क्या मतलब है, हम दोनों जाएंगे। अमित नाटक करते हुए, मैं नहीं जा सकता, तुम्हें तो मेरे घर की हालत के बारे में पता है ना। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं टूर पर जाने के लिए पैसे दे दूं। मैं तो अपने कॉलेज की फ़ीस ही बड़ी मुश्किल से भर पाता हूँ। तृषा बोली, ओहो, बस इतनी सी बात है, तुम चिंता क्यों करते हो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे टूर की फ़ीस भी मैं ही भर दूंगी। अमित अपनी बातों में शहद घोलते हुए, नहीं बेबी, ऐसे अच्छा नहीं लगता कि हर बार मेरी हर ज़रूरत को तुम पूरा करो। तुम्हारा भी तो मन करता ही होगा कि बाकी लड़कियों के बॉयफ्रेंड की तरह मैं भी तुम्हारा खर्चा उठाऊं, पर यहाँ तो मैं ही तुमसे अपने खर्चे उठवा रहा हूँ। तृषा बोली, ये हम दोनों में तुम्हारा और मेरा कहाँ से आ गया, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तुम्हारी फीस भर रही हूँ तो मतलब भर रही हूँ, तुम बस जाने की तैयारी करो। अमित बोला, ठीक है बेबी, जैसी तुम्हारी मर्जी। अच्छा, अभी मैं किसी काम से बाहर हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ। इतना कहकर अमित फ़ोन रख देता है। अमित के फ़ोन रखते ही उसके दोस्त, जो अब तक उसका सारा नाटक देख रहे थे, उनमें से विवेक उसको शाबाशी देते हुए कहता है, तू तो बहुत अच्छा अभिनय करने लगा है, जाकर फिल्मों में कोशिश कर, देख कितना नाम होगा तेरा। बोलते हुए हंसने लगता है। अमित अपने पेट की ओर इशारा करके, इस पापी पेट के लिए करना पड़ता है जनाब, अगर उस सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को छोड़ दिया तो मेरे खर्चे का क्या होगा। अब तो वो मेरी बातों में आकर मेरा खर्चा उठाती रहती है। चल बढ़िया है, जब तक तुझे कोई और नहीं मिलती तब तक उसे ही बर्दाश्त कर ले। अमित बोला, और कोई रास्ता भी तो नहीं है, चल अब मैं चलता हूँ, सुबह कॉलेज भी जाना है। उन दोनों से विदा लेकर अमित अपने घर चला जाता है। अगले दिन कॉलेज जाकर तृषा अपना और अमित का नाम भी टूर पर जाने के लिए लिखवा देती है। उनकी सारी क्लास ही इस टूर पर जा रही थी। बच्चों के साथ साथ उनके प्रोफेसर भी इस टूर पर जाने के लिए काफ़ी उत्साहित थे, तो पूरा दिन क्लास में बस टूर से संबंधित बातें ही होती रही। अगर किसी प्रोफेसर ने उन्हें पढ़ाना भी चाहा तो विद्यार्थी कुछ देर पढ़ने के बाद किसी न किसी तरह उन्हें अपनी बातों में उलझा ही लेते थे और पढ़ाई से बच जाते थे। अमित की साजिशों से अनजान चुलबुली तृषा के सामने जब अमित की सच्चाई आएगी तो उसका रिएक्शन क्या होगा। कहानी का दूसरा पार्ट आज शाम 5 बजे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।